अच्छा, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई शायद असेंबलियों से इस्तीफ़े दे दे और अपनी हुकूमतें भी छोड़ दे एक बार फिर से। क्या अगर ऐसा पीटीआई इस बार डिसीजन लेती है तो क्या वो सही होगा? अल्टीमेटली तो यही होना है ना। देखिए, फौरी तौर पे नहीं देगी, लेकिन जाहिर है जो 6 महीने बाद दे देगी, 8 महीने बाद दे देगी। ये निज़ाम तो नहीं चल सकता। जो फॉर्म 47 के ऊपर निज़ाम खड़ा है, जाहिर है इसने गिरना है और नए इंतखाबात की तरफ जाना है। सो मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्कीम है या जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें आपने इस्तीफ़े तो देने, और कब देने हैं अलबत्ता टाइमिंग के ऊपर बात हो सकती है कि अभी नहीं देने, 6 महीने बाद देने, लेकिन इस्तीफ़े तो देने हैं। हुकूमत आपने हुकूमतों से बाहर आपने आना है और एक स्ट्रेटजी के तहत, एक हिकमत अमली के तहत ज़ाहिर है कि आपने फॉर्म 47 का जो स्ट्रक्चर है उसको गिराना है और दोबारा इसको एक जेन्युइन जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के ऊपर मबनी हुकूमत है वो बननी है। अच्छा, हुकूमत गिराने के दो ही रास्ते हैं। एक तो फिर सड़कों पर आकर कुछ खुदा न खास्ता कोई अनारगी होती है, दूसरा फिर ये है कि वही है जो तरीक़ेकार के ज़रिए पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा गया था। तो अब वो तो फिर अगर पार्लियामान से बाहर आ जाते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। अनारगी की सूरत में पहले पीटीआई भुगत चुकी है कि वो क्या हुआ उनके साथ। अब दूसरी एक बार फिर से ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो वो उनके हक़ के लिए बेहतर नहीं होगी। तो हुकूमत को सोच समझ, ख़ासकर पीटीआई को सोच समझ के फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। पहले भी पीटीआई ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए जो कि उनके लिए सियासी लिहाज से कोई अच्छा फैसला नहीं रहा। नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। पहले जो इस्तीफ़े दिए और हुकूमत से बाहर आए, आज तहरीक इंसाफ की जो अवामी मकबूलियत है, तहरीक इंसाफ जिस अवामी मकबूलियत की महराज के ऊपर है, इसमें जो निज़ाम से बाहर आने का जो फ़ैसला था, और इमरान खान के यही बड़े फ़ैसले उनको मुमताज़ करते हैं बाकी सियासतदानों से। और आप निज़ाम में रह के तो निज़ाम से नहीं लड़ सकते थे। जहाँ जीबी में और कश्मीर में जहाँ हमने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, वहाँ पे पीटीआई देख लें कि वहाँ पे कहाँ खड़ी है। सो ये तो इमरान खान ने जो फ़ैसला किया उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ एक इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वत बन गई और इतनी बड़ी ये पोलिटिकल मूव थी कि हमारे जो मुखालफीन हैं उनको आइन तोड़ना पड़ा इस सियासी मूव को नाकाम बनाने के लिए। और वो अपने आप को आर्टिकल 6 का मुल्ज़म जो है वो उन्होंने अपने आप को बता दिया। वो ठीक है, जितनी देर हुकूमत में हैं तो वो रह लें, लेकिन ये तो उनके ऊपर एक सीधा सीधा केस है इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उन निगरान हुकूमतों के ऊपर जिन्होंने ये डिले कराया। तो ये तो पहली बात तो ये, और पीटीआई का जो अरूज है वो इन्हीं असम्बलियों के फ़ैसलों की वजह से जो है वो हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने जो बात कही कि ये होगा क्या कि आप तहरीक चलेगी, मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। हाँ। इस वक्त जो पार्लियामान है उसके अंदर तकरीबन 115 नशिस्तें हैं पीटीआई की, 5-6 जेयूआई की हैं, तो आपको 40 के करीब नशिस्तें चाहिए मज़ीद आपको कि ये पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आ जाए। और इस वक्त 50 नशिस्तें तो सिर्फ जो आपकी पंजाब की ट्राइब्यूनल्स हैं वो खोले हुए हैं। ओवरऑल सिंध की भी और मिला लें तो तकरीबन 80 के करीब नशिस्तें हैं जो खुल रही हैं, और इनके जो फैसले हैं वो 45-50 डेज़ में आना शुरू हो जाएंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर भी गेम बदल सकती है। अच्छा, देखिए, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना हो तो जब पीटीआई के ख़िलाफ़ आया, जब बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ आया, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो ये कहा गया कि ज़ाहिर है कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पीछे अमेरिका है। तो पाकिस्तान में जब भी इस किस्म की कोई बड़ी तब्दीली आती है, इवन कि हुकूमतें भी बनती हैं, आप गवाह हैं इसके और बल्कि आप हिस्सा रहे हैं, तो आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। देखें, अब तो इशू ये हुआ ना कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बावजूद जो जरदारी और शहबाज शरीफ हैं वो हुकूमत नहीं कर पा रहे। सो पाकिस्तान में कुछ सोशल चेंजेस इस तरह की आ गई हैं, लोग किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले गए हैं। वहाँ पे जो हुआ ये है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली है जिससे पाकिस्तान जो है वो गुज़र रहा है, और उसके नतीजे में अभी आप देखिए कि 1.5 करोड़ वोटर रजिस्टर नया होना है, जिसका मतलब है 18 साल के नए जो वोटर है वो रजिस्टर हो रहा है। ये बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर का फ़ैसला करना है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है अब उस तरह से डिसीजन मेकर नहीं रही जिस तरह से रवायती दौर के ऊपर रही थी। और अब अगला जो दौर आ रहा है वो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का दौर आ रहा है, और उसको वापस कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा।
अच्छा, अगर जो सिनेरियो आप बता रहे हैं ये, और जो बहुत सारे आलमी इदारे भी अब कह रहे हैं कि ये हुकूमत इतनी देर चलेगी और अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, और आप भी जो मंजर कशी कर रहे हैं कि ये फैसले आने के बाद ये इस वक्त हुकूमत जो है वो गिर सकती है। हुकूमत गिरेगी अगर ये फैसले नहीं आते, तो क्या पीपल्स पार्टी क्या साथ दे सकती है एक बार फिर से? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आप पीटीआई का साथ दे सकती है? देखिए, अगर 35-40 नशिस्तें वैसे पीटीआई जीत गई तो फिर तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद असल में तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने पहले भी बड़ी गलती की है कि उन्होंने फॉर्म 47 की हमायत करके अपने आप को नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पे धकेल दिया। अदरवाइज़ अगर आप जेन्युइन रिजल्ट्स देखें 8 फरवरी के, तो उनमें तरीके इंसाफ पहले नंबर पे थी और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी, और 18-20 सीटों के साथ नून लीग तो आउट हो गई थी मुकम्मल तौर के। लेकिन जरदारी साहब ने सिर्फ एक प्रेसिडेंटशिप और 2 गवर्नरियों के लिए अपने आप को, जो अपनी सियासत जो है, अपने बेटे की सियासत जो है, उसको कुर्बान कर दिया, और उन्होंने फैसला किया कि हम ये प्रेसिडेंसी लेंगे, 2 गवर्नरशिप लेंगे, और उसके बदले में नून लीग को 20 सीटों से बढ़ा के उन्होंने 75-80 सीटें दे दी, जिसकी वजह से सारा का सारा जो एक इक्विलिब्रियम था वो उनका अपना भी ख़राब हो गया। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है, अगर पीपल्स ये रिजल्ट्स आ जाते हैं और पीटीआई हुकूमत बनाती है, तो अपोजिशन तो फिर बिलावल भुट्टो लीडर होंगे ना, तो पीपल्स पार्टी के पास चांस होगा रिवाइवल का अपनी पॉलिटिक्स का। पीपल्स पार्टी को तो हमायत करनी चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसले करें। जी ठीक है।